हाय एवरीवन। आज से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 से। स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो मन में क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, कैसे पता चलता है कि कब क्या हुआ था। अब टाइम मशीन तो है नहीं इन्वेंट हुई कि टाइम ट्रेवल करके जाओ, देखो क्या हो रहा है और आकर लिख दो। तो फिर तो स्टूडेंट्स ये काम करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो आज हम इसी टॉपिक पर स्टडी करेंगे। इन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हम हिस्टोरिकल सोर्सेज, हिस्टोरिकल मटेरियल या फिर हिस्टोरिकल डाटा भी बोलते हैं। तो इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अपने साथ कैरी करते हैं। मतलब जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये कैरी करते हैं। जैसे डेट ऑफ इवेंट, कि कोई भी घटना है वो कब हुई थी, उसका वेन्यू, मतलब ये घटना कहाँ पर घटित हुई और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। मैं इसका एक आपको बहुत इजी एग्जांपल दूंगी, अशोका का कलिंगा युद्ध। अब हमें कई सारी सोर्सेस से पता चलता है। एक तो खुद अशोका के एडिक्ट्स या फिर शिलालेख, जो उन्होंने शिलालेख बनवाए थे। दूसरा बुद्धिस्ट लिटरेचर से। और इन सोर्सेस से हमें पता चलता है कि ये युद्ध कब हुआ था और कहाँ हुआ था, किसने लड़ा था। ठीक है। अच्छा, ये सोर्सेज एक तरह से रॉ डाटा भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब रॉ डाटा ही प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम कई और सोर्सेज से मैच करके मिक्स करके फिर फाइनल करते हैं। और साथ में ये हमें बहुत ही बेसिक लेवल की जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के लिए कलिंगा के युद्ध की ही बात करूंगी। अब जो अशोका के रॉक एडिक्ट नंबर 13 है, उसमें इसको मेंशन किया गया है कलिंगा के युद्ध को, कि अशोका ने कलिंगा का युद्ध लड़ा। इसके बाद उन्होंने वॉयलेंस का या फिर हिंसा का मार्ग जो था वो छोड़कर धर्मा का रास्ता अपना लिया। इसमें आपको डिटेल्स मिलती हैं कि ये 261 बीसी में लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था, कलिंगा में लड़ा गया था। ठीक है। तो ये सारी जो मैंने अभी आपको बताया शिलालेख या फिर रॉक एडिक्ट, ये क्या है? ये एक सोर्स है। ठीक है। और बाकी एग्जांपल्स हैं सोर्सेज के, जैसे डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, जैसे लेटर हो गए या फिर डायरी एंट्रीज या बुक्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। फिर आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल हड़प्पन साइट्स हैं। ठीक है। इंस्क्रिप्शंस हैं, पेंटिंग्स हैं, ओरल हिस्ट्री है। अच्छा, ये जो ओरल हिस्ट्री है इसका बहुत महत्व बढ़ गया है। और जब हम लोग हिस्टोग्राफी पढ़ेंगे, हिस्टोरियोग्राफी पढ़ेंगे, तब हम इसे देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया दिया कि सोर्सेज क्या, हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होती हैं और क्या, मतलब कैसे उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे दो बहुत बेसिक टाइप्स हैं जो सोर्सेज की, वो हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी टाइप। तो अब आइए देखते हैं ये क्या होती है। प्राइमरी टाइप जो है सोर्सेज की, वो उस घटना को बताती है जिस टाइम वो घटित हुई थी, उस समय की बात करती है वो। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे साइमन कमीशन इंडिया आया था, तब लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, काले झंडे दिखाए थे। ठीक है। तो उस समय की पिक्चर है, जब साइमन कमीशन इंडिया में लैंड किया था। तब लोगों ने देखो काले झंडे उठा रखे हैं, बैनर लिया हुआ है, साइमन गो बैक। तो ये पिक्चर हमें बताती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है कि जब साइमन कमीशन इंडिया में आया होगा तो लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था। ठीक है। लोगों ने कैसे रिबेल किया था, कैसे प्रोटेस्ट करा था। तो ये जो पिक्चर है वो प्राइमरी डाटा, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा। ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं। तब डॉक्यूमेंट्स में भी अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, तो साइमन कमीशन का ही अगर देखना चाहें, तो जो साइमन कमीशन के मेंबर्स होंगे उनके द्वारा साइन किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी सोर्स ही मानेंगे। बाकी हैं आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, जैसे हड़प्पन साइट्स। तो ये सारे एग्जाम्पल थे प्राइमरी सोर्सेज के। चलो फिर आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज पर। स्टूडेंट्स, ये सोर्सेज उन लोगों द्वारा क्रिएट किए जाते हैं जिन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, मींस जो उस घटना के दौरान वहां नहीं थे। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने कॉलोनियल इंडिया या ब्रिटिश इंडिया पर कोई आर्टिकल लिखना है, जैसे उस समय की पॉपुलेशन पर। तो मैं क्या करूँगी? प्राइमरी सोर्सेज उठाऊंगी। जैसे उस समय की जनगणना की ओरिजिनल कॉपी लूंगी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, और फिर उसमें मैं उससे डाटा लेकर अपनी लैंग्वेज में लिखूंगी। अब जो मैंने लिया था वो रॉ डाटा था। ठीक है।
प्राइमरी सोर्स से था, पर मैंने उसमें उसे प्रोसेस किया, अपनी लैंग्वेज डाली। अब कोई भी मेरा आर्टिकल देखेगा तो वो सेकेंडरी डाटा है, सेकेंडरी सोर्स है। अब मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो उन ऑफिशियल्स को रहा होगा जिन्होंने घर घर जाकर जनगणना करी होगी। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज में। फिर एक और क्लासिफिकेशन भी है इन सोर्सेज को क्लासिफाई करने के लिए। इसमें हम इन्हें स्टडी करते हैं टू टाइप्स के अंडर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। और लिटरेरी सोर्सेज के अंडर आते हैं इंडिजिनस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर एंड फॉरेन अकाउंट्स। इंडिजिनस लिटरेचर होता है, इंडिजिनस वर्ड का मीनिंग ही होता है कोई चीज़ प्रोड्यूस, कोई भी जैसे चाहे वो कोई बुक है या कुछ भी प्रोडक्ट है जो एक कंट्री की बाउंड्रीज के विद इन प्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम इंडिजिनस कहते हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज के अगर इंडिजिनस लिटरेचर देखें हम, तो कोई भी ऑथर जिसने इंडिया के विद इन बाउंड्रीज में कोई लिटरेचर प्रोड्यूस किया है, कोई बुक लिखी है, तो उसे हम इंडिजिनस लिटरेचर के अंडर स्टडी करेंगे। जैसे वेदास हैं, जो वेदास थे वो इंडिया में ही बैठ के लिखे गए थे, तो इसलिए वो इंडिजिनस लिटरेचर हुआ। बट अगर कोई मान लीजिए जैसे इंग्लैंड में बैठकर इंडियन हिस्ट्री लिखता है, तो वो इंडिजिनस लिटरेचर नहीं होगा। बट अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आकर यहाँ पे रिसर्च करके विद इन इंडियन बाउंड्रीज वो बुक लिखता है, तो उसे हम इंडिजिनस लिटरेचर कहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इसमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मॉन्यूमेंट्स आते हैं। अब ये जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मॉन्यूमेंट्स हैं, ये इतने पुराने होते हैं, इतने इतने सेंचुरीज के होते हैं कि अर्थ के अंदर दब गए होते हैं। तो इनको डिग करके खोद के बाहर निकालना पड़ता है, और उसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट क्राफ्टमैन होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। ऐसे हर कोई नहीं उनको खोद सकता। हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते हैं वही इसकी खुदाई करते हैं, और इसी को हम एक्सकवेशन, एक्सप्लोरेशन ये कहते हैं। अच्छा, जो इसकी एक्सकवेशन मतलब खुदाई के दौरान कुछ भी आर्टिफैक्ट्स या कुछ भी मिलता है, उसकी सबसे पहले कार्बन डेटिंग की जाती है। मतलब उसकी एज का पता लगाया जाता है कि ये सच में कितने साल पुराना है। तो उसका जो बहुत सारे मेथड्स हैं, इसमें मैं एक स्टूडेंट्स अलग से लेक्चर लूँगी कि किसी पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ की एज को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके क्या-क्या मेथड्स हैं, वो सारे उन सब पे मैं एक लेक्चर लूँगी। बट जो सबसे कॉमन मेथड जो है वो है रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है? तो उस लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो अब सबसे फेमस एग्जांपल जो है इसका एक्सकवेशंस का, वो मोहनजोदड़ो मतलब हड़प्पन साइट्स जो हैं वही हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंस्क्रिप्शंस पर। अब इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। इस पे बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। जैसे वो पूछ लेंगे कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या कहा जाता है, नीचे 4 ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। तो वो आपको जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ करना होता है। और जो इन इंस्क्रिप्शंस पर जो राइटिंग्स हैं, उनकी स्टडी को, मतलब ये उनकी लैंग्वेज, उनका स्टाइल जो भी उसको स्टडी करेंगे, उसको क्या कहा जाता है? पैलियोग्राफी, ठीक है। तो जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं, वो कई चीज़ों पे हमें देखने मिलती हैं। रॉक्स पर भी, पिलर्स पर, स्टोन्स पर, ठीक है, टेम्पल वॉल्स पर, और बहुत सारी मोनेस्ट्रीज पर, और ये सील्स और कॉपर प्लेट्स पे भी इंस्क्राइब किया जाता था। तो फिर आती हैं उसके बाद, इन सब के बाद हम इनकी टाइप्स देखेंगे इंस्क्रिप्शंस की, ठीक है। सबसे कॉमन होती थी मोनार्किकल ऑर्डर्स, ठीक है। मतलब जो भी जो किंग होता था, एम्परर होता था, वो कोई भी घोषणा करवाता था। जैसे आपने मूवीज और मतलब देखा होगा कि ऐसे वो ढिंडोरा सा पीटते हैं, है ना, घोषणा करवाते हैं कोई भी। तो वो घोषणा जो होती थी वो उसको इंस्क्राइब भी करवा दिया जाता था, और उसको एक इंस्क्रिप्शन का रूप दे दिया जाता था। तो ये इंस्क्रिप्शंस भी हमें बहुत जगह देखने मिलती हैं। तो और फिर उसके बाद प्रशस्तिस जो हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन पे भी जो अचीवमेंट्स, जैसे कोई किंग है, उसने कहीं कोई युद्ध जीता है, तो वो एक रिकॉर्ड के लिए इंस्क्राइब कर दिया जाता था, ठीक है। और ज़्यादा उनके कोट पॉइंट्स ही होते थे, जो ये चीज़ें, क्योंकि उन्होंने बड़े पोइटिक लैंग्वेज में बहुत अच्छे से डेकोरेट करके लिखा होता था, तो वो पोइट्स का काम होता था। और फिर आते हैं डोनेटर्स।
मतलब जो राजा, जो किंग्स जो होते थे वो दान दक्षिणा कर रहे हैं रिलीजियस पर्पसेस के लिए, तो उनको भी इंस्क्राइब करा दिया जाता था ताकि फ्यूचर जनरेशन्स को पता रहे कि ऐसे ये फलां राजा ने, फलां किंग ने ये डोनेशंस करी थी। अच्छा, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे इंस्क्रिप्शंस के। तो सबसे जो फेमस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो अशोका के ही आती हैं इंस्क्रिप्शंस। फिर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ कारावेला आती है, ठीक है। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आती है। ये पिलर प्रयागराज में है, या इलाहाबाद जिसे जानते थे, ठीक है। अच्छा, ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट और अपने आप में यूनिक है। ये क्यों यूनिक है, अब ये लोग आप सर्च करेंगे। अगर हो सके तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर क्यों यूनिक है, अगर आप ढूंढ पाते हैं तो। बट जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं वो हड़प्पन सील्स हैं। वो बहुत, मतलब इन सारी इंस्क्रिप्शन से बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इनको कोई डेसिफर नहीं कर पाया, मतलब इनको डिकोड, इनकी लैंग्वेज को कोई समझ नहीं पाया कि इन्होंने क्या लिखा है। अभी इनकी लैंग्वेज का कुछ पता नहीं चला है। अच्छा, कॉपर प्लेट्स मेटालिक इंस्क्रिप्शन में सबसे कॉमन मीडियम हुआ करती थी। इन्हें ताम्रपत्र या फिर ताम्रपत्र ऐसे कह के बुलाया जाता था। फिर आते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स या फिर सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। जो पुराने समय की कॉइन्स होती थी स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर गोल्ड, सिल्वर या फिर तांबे की होती थी। इन्हें मोल्ड्स या सांचों में बनाया जाता था और इन पर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते थे, जैसे देवी देवता या खुद जो किंग्स हो गए, क्वींस होगी, उनके सिंबल्स होते थे। और फिर आते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज पर। लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो तीन टाइप की होती हैं मेनली: इंडिजिनस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर। ठीक है। इंडिजिनस जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो विद इन कंट्री प्रोड्यूस होएगा, विद इन कंट्री जो लिखा जाएगा उसको हम इंडिजिनस लिटरेचर कहेंगे। और वो कई टॉपिक्स पे हो सकता है, जैसे कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे वेदास, पुराण, पृथ्वीराज रासो, ये सारे इंडिया में हैं, मतलब विद इन हमारे कंट्री के हैं, तो इसे हम इंडिजिनस लिटरेचर कहेंगे। फिर आते हैं रिलीजियस लिटरेचर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मतलब धर्म की बातें जिनमें होती हैं, टॉपिक जो है वो धर्म है। इसका एग्जाम्पल हो गया रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, ये सारे आते हैं रिलीजियस लिटरेचर। उसके बाद आता है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब जो रिलीजियस नहीं होते, वो किसी और टॉपिक पे होते हैं। और फर्दर ये भी टू टाइप्स के होते हैं। इसमें आते हैं हिस्टोरिकल लिटरेचर और नॉन हिस्टोरिकल लिटरेचर। हिस्टोरिकल लिटरेचर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इतिहास के बारे में लिखा होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो राजतरंगिणी है, जिसे लिखा था कल्हाना ने। इसमें कश्मीर की हिस्ट्री दी गई है और बहुत से हिस्टोरियंस जो हैं कल्हाना को फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया भी मानते हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और काफ़ी बारी क्वेश्चंस में आया भी है ये। चलो आगे बात करते हैं नॉन हिस्टोरिकल लिटरेचर की। इसमें आता है वो लिटरेचर जो इतिहास के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की बात करता है, जैसे अर्थशास्त्र, जिसमें स्टेट सिस्टम या फिर राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, लिटरेरी सोर्सेज पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जब हम एंशियंट सारा कवर कर लेंगे, क्योंकि तब तक आप बहुत सारे नामों से फ्रेंडली हो चुके होंगे और आपको रिलेट करने में आसानी रहेगी। अच्छा, इसके बाद आता है संगम लिटरेचर, जो कि अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे भी हम अलग से और अच्छे से बात करेंगे। ये हमें एंशियंट साउथ इंडिया या फिर दक्षिण भारत की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो इसकी मेन बॉडी है, मतलब जो मेनली लिखा गया है, वो पोइटिक है। और 3 असेंबलीज हुई थी, ठीक है, 3 असेंबलीज हुई थी तमिल पोइट्स की, उसमें ये संगम लिटरेचर कंपोज किया गया था। आगे देखते हैं फॉरेन अकाउंट्स। एंशियंट टाइम्स में भी लोग देश विदेश ट्रैवल करते थे, कुछ समय एक देश में बिताते थे, फिर वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों के बारे में लिखते थे। और जो मेन ट्रैवलर्स की कैटेगरी हम देखेंगे वो ग्रीक, चाइनीज़ और अराबिक हैं। ठीक है। तो ग्रीक में जो मेन एग्जाम्पल आता है वो मेगास्थनीस का आता है। ठीक है, ये ग्रीक एम्बेसडर थे और जो इंडिया में 302 बीसी में आए थे, टाइम्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक है, इनकी बहुत फेमस बुक है इंडिका। और चाइनीज़ में हम देखेंगे फाहियन है, जो इंडिया आए थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, ठीक है। इनके आप ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख लेना, जैसे अराबिक जो ट्रैवलर्स थे उनमें अल मसूदी थे, और भी बहुत सारे हैं। इन पे भी एक अलग से टॉपिक बनता है, ट्रैवलर्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, उनकी बुक्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था लेक्चर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पर, जिसमें हमने समझा कि सोर्सेस क्या होती हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी टाइप्स, एग्जाम्पल्स। अब वीडियो के लास्ट में कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, मतलब इनमें से इंस्क्रिप्शंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। ए केव इंस्क्रिप्शन, जो हम जैसे गुफाओं में देखते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस, रॉक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये आपने खुद करना है, खुद देखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हु कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इंडिका इन 1846 एज मेगास्थनीज इंडिका। तो स्टूडेंट्स, जो मेगास्थनीज की बुक इंडिका थी, वो जब मिली थी तो बहुत कुछ उसमें से मिसिंग था, पेजेस नहीं थे, कुछ मिसिंग थे, या फिर कुछ इतने खराब हो चुके थे कि पढ़ने लायक नहीं थे। तो किसने उन बचे हुए पन्नों को इकट्ठा किया, इंफॉर्मेशन को रीराइट किया और पब्लिश करा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, फाहियान जो थे फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम, वो किस शासक के दौरान इंडिया में आए थे। तो ये आगे ऑप्शन हैं, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, या फिर अशोका, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ ट्राई करना इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। सो तब तक बाय, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच।